हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सेमेस्टर से हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन। या इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लॉन्ग क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन पेपर में आपके पूछा जाता है, तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। अब जितने भी सेल ऑर्गन्स है, जैसे कुछ सेल ऑर्गन्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये चार ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जिन पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, GERL सिस्टम, इन सब पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। और सेल बायोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है डीएनए की स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स के बारे में, और डीएनए के रेप्लिकेशन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा हमने आरएनए की स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनको डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है। तो इन सभी पर हमने वीडियो बना चुके हैं। लगभग सेल बायोलॉजी को हम खत्म कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन पार्ट 1, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे माइटोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में, फिर उसके बाद माइटोसिस और फिर माइटोसिस। और सेल डिवीजन के पार्ट 2 में हम म्यूसिस को कवर करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन पेपर या अपने सोल्ड पेपर को उठाकर देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि माइटोसिस और म्यूसिस, इन पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइटोसिस को यहाँ पर हम समझने के साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको किस तरह की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। माइटोसिस के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें 4 फेजेस आपको दिखाई देंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इनको आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ज़रूरत होती है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसको देखता है कि किसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। मेन जो भी वहाँ पर चेंजेस आते हैं प्रोफेज के अंदर या मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, वही आपको एग्जैक्टली लिखना होता है। तो इसमें हम नोट्स भी बनाएंगे, लास्ट में सिग्निफिकेंस को भी स्टडी करेंगे माइटोसिस के। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सेल डिवीजन पार्ट 2, जिसके अंदर हम म्यूसिस को स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए सेल साइकिल पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, आखिर सेल साइकिल होता क्या है और इसकी जो फेजेस हैं, M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, या ये तीनों फेज मिल करके इंटरफेज बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, और एक को बोलते हैं हम डिवाइडिंग फेज या M फेज। ठीक है, तो इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं और M फेज को हम डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। तो इस सेल साइकिल के बारे में इस वीडियो के अंदर सेल साइकिल, माइटोसिस और माइटोसिस, ये तीनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सेल साइकिल के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे म्यूसिस के बारे में। म्यूसिस सेल डिवीजन जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो सेल डिवीजन चैप्टर है, ये बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है सेल साइकिल से रिलेटेड, व्हाट इज M फेज, व्हाट इज G1 फेज, या S फेज, G2 फेज, या फिर क्विज के थ्रू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल S फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली जानेंगे आखिर सेल डिवीज़न ज़रूरी क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, और कहाँ पर कौन सा डिवीज़न होता है। क्योंकि सेल डिवीज़न 3 टाइप्स से होते हैं, एक माइटोसिस, एक माइटोसिस, एक म्योसिस। तो म्योसिस डिवीज़न कहाँ पर होता है, माइटोसिस डिवीज़न कहाँ पर होता है। अगर किसी सेल के अंदर माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर म्योसिस डिवीजन हो रहा है तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। तो ये सारा टॉपिक्स हम जो जितना भी बेसिक होता है उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अच्छे से माइटोसिस, म्योसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बेसिक नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सब जितने भी इस पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम वायरस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कुछ बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से नहीं बने हुए हैं। बाकी जितने भी हैं यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ये सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये सारी हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन सभी में डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न करके
धीरे धीरे जो है अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, ग्रोथ करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एनिमल्स की बात करते हैं या हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जिसके अंदर सेल डिवीज़न होता रहेगा और धीरे धीरे वो एक समय पर बड़ा हो जाता है। तो ये ग्रोथ कैसे हुई? सेल डिवीज़न की वजह से। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही सेल जो है उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या न्यूक्लियर कंटेंट या जो उसके अंदर सेल ऑर्गन्स है वो बड़े होते गए और वो सेल बड़ी हो गई। ऐसा नहीं हुआ, सेल की संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, और सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनने के लिए भी सेल डिवीज़न ज़रूरी है। तो इसको इसलिए अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी मैं बेसिकली हम क्या करेंगे, टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उससे पहले इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमें स्टडी किस तरह से करना है। सेल साइकिल के अंदर आप क्या देखते हैं, एक तो पूरा एक सेल कैसे दूसरी सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। अगर हम इसको विदाउट डेफिनेशन के बोलें तो एक सेल से दूसरी सेल कंप्लीट होने का तक का जो प्रोसीजर है, एक सेल से दो डॉटर सेल बनने का जो प्रोसीजर है, उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। एक सेल से दो सेल कैसे बनती है। दोस्तों सेल साइकिल को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं जनरली। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेल डिवीज़न आपको अच्छे से समझा देगा। इस डायग्राम से ही आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और एग्जाम पेपर में आप जो काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूज़न होते हैं, आप बुक्स को देखकर आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एम फेज़ क्या है, G1 फेज़ क्या है, एस फेज़ क्या है, ये सारा कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, सेल साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो इंटरफेज़, एक होता है एम फेज़। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरफेज़ और एक एम फेज़। दोस्तों कई बुक्स ने इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोलता है। ठीक है, बोला गया है कि इंटरफेस रेस्टिंग फेस है, बट आप इसको इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि इसमें सेल रेस्ट करती है, नहीं। हर सेल के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे G1 फेज है, हमने इंटरफेस को 3 पार्ट्स में, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 या सब स्टेज गैप 1 सब स्टेज भी बोलते हैं। एस फेज को हम बोलते हैं जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज जो है ग्रोथ फेज कहलाती है। तो आप यहाँ पर इसको रेस्टिंग फेज नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा ये काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सेल के लिए डिवाइड होने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर रेस्टिंग तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि सेल बिल्कुल पूरी तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, G1 फेज में आप देख रहे हैं प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए आपने मेरा जो पिछला टॉपिक था वो था डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन सब कुछ समझा चुका हूँ। तो आपने वहाँ पर देखा होगा डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए कितने सारे एंजाइम्स की ज़रूरत थी। उसमें हेलिकेज एंजाइम था, टोपोआइसोमरेज एंजाइम था, पॉलीमरेज एंजाइम था। ठीक है, खुद डीएनए के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये जो डीएनए के जो कंपोनेंट हैं, तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं, इनका भी तो सिंथेसिस होगा ताकि डीएनए पहले खुद बन जाए। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस के लिए आपको तीनों कंपोनेंट, डीएनए के कंपोनेंट की ज़रूरत है, एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, जो भी सब्सटेंस की ज़रूरत होगी, वो G1 फेज में होगा। मतलब हर स्टेज क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी कर रहा है। G1 फेज तैयार हो रहा है एस फेज में जाने के लिए, एस फेज तैयार हो रहा है ग्रोथ फेज में जाने के लिए, ग्रोथ फेज तैयार हो रहा है एम फेज में जाने के लिए, जिसको हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। तो यहां पर आप इसको रेस्टिंग फेज नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं या नॉन डिवाइडिंग पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं होती। इसमें जो सेल है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको, सेल ग्रोथ कर रही है, प्रोटीन का निर्माण कर रही है, आरएनए का सिंथेसिस कर रही है, मतलब सेल के अंदर जितने भी और सेल ऑर्गन्स हैं वो सब ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें सेल डिवाइड नहीं होती, तो इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती। दूसरा आता है एम फेज। एम फेज में क्या होगा कि इसमें जो है सेल डिवाइड करती है, सेल तैयार हो जाती है पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, एक को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस मतलब आप डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन। अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद क्या होगा साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तभी तो एक सेल से दो सेल बनेगी। यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसीजर आप देख रहे हैं, ये सेल एंटर कर गई सेल साइकिल के अंदर। ये G1 फेज है, G1 फेज से होते होते गुजरते ये एस फेज में आई, जहाँ पर इसका जहाँ पर इसके जो डीएनए अमाउंट था वो डुप्लीकेट करके, मतलब अगर सपोज करो कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर के कितने हो जाएंगे, 46 को अगर आप 2 से गुना कर दें तो आपको वहां पर आएगा 92। तो इस तरीके से टोटल 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे।
तो मतलब डीएनए रेप्लिकेट करके फिर उसके बाद ग्रोथ फेज आएगा और फिर धीरे धीरे वो डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से जो 92 क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग सेल्स, मतलब कि वो 46 में डिवाइड होकर के 2 सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से सेल साइकिल चलता रहता है। तो ये कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अभी कैरियोकाइनेसिस के को हम जो सेल न्यूक्लियस का जो डिवीजन है उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे क्रोमोसोम्स, कहाँ पर स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, कहाँ पर सेंट्रियोल दोनों पोल्स में जा रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेटाफेज में ही स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम्स को। अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो आप मेटाफेज में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो है सेल डिवाइड करके एक सेल जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? तो सेल डिवीज़न इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ग्रोथ कर सकें, ठीक है। एक छोटे बच्चे से एक बड़ा आदमी कैसे बनता है, सेल डिवाइड करता रहता है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, हार्ट, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो सब जो है धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारी जो कार्निया होती है, आँखों की जो कार्निया होती है, उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। रीज़न ये है कि उसमें ब्लड का सप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। और उसमें जो है सेल डिवीज़न, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसी भी सेल हैं जो कि डिवाइड नहीं करती, ठीक है। अपने माइंड में ये भी फिक्स रखें कि ऐसा नहीं है कि हर सेल जो है वो डिवाइड ही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी जो कार्निया की जो सेल्स हैं वो एग्जाम्पल इस चीज़ का कि हर सेल्स डिवाइड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहीं से ब्लड लग जाता है या हमारी कहीं से टिश्यूज मतलब कि हमें चोट लग जाती है, तो उसमें क्या होगा, सेल जो है टूट जाती हैं। या फिर आप कहें कि जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो गए, तो उसको रिपेयरिंग में भी सेल डिवीज़न काम करता है, ठीक है। दोबारा से रिपेयर हो जाता है, तो सेल जो है धीरे धीरे रिपेयरिंग करता है। तो रीजनरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार एग्जांपल में भी दिया हुआ है, छिपकली जो होती है, जो लिजर्ड होती है, उसकी जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो कट जाता है तो वो दोबारा से आ जाता है। तो रीज़न क्या है, मतलब उसका जो टेल जो एक ऑर्गन है उसको डिवाइड होने के लिए धीरे धीरे उसमें जो सेल है वो डिवाइड हो करके दोबारा से एक नई पूंछ आ जाती है। तो ये है पूरा सेल डिवीज़न का प्रोसीजर। इंटरफेज के अंदर इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, तो इसको G1 S फेज, G2 फेज। अब देखते हैं हम G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अभी आपको आई होप अब थोड़ा समझ में आ गया हो, क्लियर में। अब हम देखते हैं G1 फेज के अंदर क्या होता है। G1 क्या है, एक इंटरफेज है, ठीक है। इंटरफेज के अंदर सबसे, या फिर आप कहेंगे एक सब स्टेज है G1। इसके अंदर सबसे पहला क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होना। प्रोटीन बेसिकली क्या, जैसे कि एंजाइम है वो बेसिकली एक तरीके से प्रोटीन का ही एक फॉर्म है। तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जितने भी एंजाइम, जैसे कि हेलिकेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज या फिर पॉलीमरेज, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है उसका संश्लेषण होता है। इसके अलावा डीएनए के कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इनका भी वहाँ पर संश्लेषण हो जाता है ताकि डीएनए जो है के एक न्यूक्लियोटाइड बन सके और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकें। उसके बाद आरएनए सिंथेसिस होता है। आरएनए सिंथेसिस किस लिए क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर के द्वारा, और फिर उसके बाद आरएनए से में होगा ट्रांसलेशन, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए आरएनए की सिंथेसिस होना ज़रूरी है, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इनकी भी ज़रूरी है। इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। उसके बाद आता है सेल साइकिल। इसके अंदर जो G1 फेज के अंदर डीएनए के कंपोनेंट का भी सिंथेसिस हुआ, और उसके बाद जो सेल साइज है वो भी इंक्रीज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सेल है और अगर ये डिवाइड करेगी तो जो बनने वाली जो 2 डॉटर सेल हैं वो छोटी रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेम साइज की दोनों की दोनों जो सेल नई बनने वाली हैं वो बिल्कुल सेम साइज की रहेंगी। उसके बाद आता है एस फेज। आप देखेंगे ये G1 फेज गुजर गया। G1 फेज अगर हम इसके टाइमिंग की बात करते हैं तो लगभग 30 से 40% टाइमिंग लेता है। G1 फेज जो होता है वो लगभग 30 से 40% टाइमिंग लेता है सेल डिवीज़न का। एस फेज लगभग 30 से 50 टाइम लेता है, 50% टाइम डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज फेमस है डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए। इसके अंदर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें सेंट्रियोल डिवाइड होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है।
कुछ बुक्स मानती हैं कि जैसे जीवन फेज के अंदर ही हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, और कुछ बुक्स ऐसी मानते हैं कि जो एस फेज के अंदर होता है, ठीक है। जो लोअर यूकैरियोट सेल्स होती हैं उनके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो जीवन फेज में होता है, ठीक है, और जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एस फेज में होता है। और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स जैसे जो डीएनए है उनकी रैपिंग कैसे होती है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके चारों तरफ डीएनए का मतलब डीएनए जो होता है वो कोल्ड होता है और रैप करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। धीरे धीरे वो जो है रैपिंग करके एक हाईली पैकेजिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स बनने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की भी ज़रूरत है जिसका संश्लेषण जो है एस फेज के अंदर हो जाता है। उसके बाद आता है G2 फेज, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसके अंदर फिर दोबारा से प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण होगा वो बेसिकली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है एक तरीके से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जब आगे बनेंगे तो उसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है, आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप काम करते हैं तो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी खो गई है। तो इसका मतलब हमें काम करने के लिए, किसी भी काम के होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है सेल के अंदर? एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पर एटीपी का भी संश्लेषण होता है ताकि सेल जो है आगे जाकर के ये जो स्पिंडल फाइबर है 2 पोल्स में चले जाएंगे और क्रोमोसोम्स को खींचना पड़ता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जब ये इनके बीच जो है कनेक्शन टूटता है तो उसके लिए भी क्रोमोसोम्स की वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी का भी संश्लेषण इसके अंदर होता है और आरएनए का भी संश्लेषण अगेन होता है जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये सब बनता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है G1 एस फेज और G2 फेज ये इंटरफेज के अंदर होगा। आगे बचता है डिवाइडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं एम फेज। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आप देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब हम अभी देखने वाले हैं माइटोसिस के अंदर, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? जब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस आपस में इधर हो जाएंगे तो अब आप देखेंगे इनके बीच कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। वो सेंट्रीपीड कई जगह होता है, कई सेल्स में सेंट्रीपीटल, जैसे हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, तो कई जगह जैसे कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसके अंदर सेंट्रीपीटल कॉन्ट्रिक्शन होता है और कई ऐसी सेल्स है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रिक्शंस होता है। तो कहाँ पर सेंट्रीपीटल होता है, कहाँ की सेल्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होगा, वो हम आगे माइटोसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा? धीरे धीरे जो है सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगी, एक सेल से 2 सेल्स बन गया, ठीक है, एक सेल से 2 सेल्स यहाँ पर पूरी सेल साइकिल के अंदर लास्ट में बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है कंप्लीट। आई होप आपको बेसिक जो वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे जो सेल डिवीज़न है वो 3 टाइप से होता है, एक एमाइटोसिस, एक माइटोसिस और एक म्योसिस। एमाइटोसिस जो है वो डायरेक्ट सेल डिवीज़न है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें एमाइटोसिस हो जाता है। पैरामीशियम जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एमाइटोसिस, इसमें न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें जो है और कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब सेंटर से प्रिफेरी की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्केच पेन की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल है, ये 2 सेल हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से, ये जो सेंटर है यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रिफेरी की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक होता है कि प्रिफेरी से सेंटर की तरफ, जैसे ये है, यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया तो ये प्रिफेरी से लेकर के फिर सेंटर में आएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? जैसे यहाँ पर तो सेंट्रीपिटल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इनके अंदर और सेल डिवाइड हो जाती है। आगे होता है माइटोसिस, फिर होगा म्योसिस। माइटोसिस में क्या होगा? जैसे कोई सेल डिवाइड हो रही है, कोई भी सेल डिवाइड हो रही है, अगर उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है तो
आगे वाली जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो भी 46 होगी। मतलब आइडेंटिकल सेल बनेगी। जब भी किसी सेल के अंदर माइटोसिस डिवीज़न होगा तो सेल जो होती है वो आइडेंटिकल बनती है। मतलब जितना क्रोमोसोम नंबर एक सेल में जो पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में अंदर होगा। म्योसिस डिवीज़न के अंदर ऐसा नहीं होता। म्योसिस डिवीज़न कहाँ पर पाया जाता है? हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है जैसे स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवा के अंदर 23 होते हैं। ये दोनों मिलकर के फिर दोबारा से जो जाइगोट बनता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है। और म्योसिस डिवीज़न कहाँ पर होगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर सपोज करो म्योसिस डिवीज़न ना हो और अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर म्योसिस डिवीज़न ना हो तो 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इससे क्या होगा? 98 क्रोमोसोम्स टोटल हो जाएगा। तो जाइगोट के अंदर 98 क्रोमोसोम्स होकर तो ये अलग ही स्पीसीज डेवलप हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही होने के लिए हमें यहाँ पर 23 जो है क्रोमोसोम्स होना ज़रूरी है। तो कंप्लीट हमारी जितनी भी बॉडी है या सोमेटिक सेल्स है, जिसको सोमेटिक सेल्स किसे कहते हैं? हमारी जो कंप्लीट बॉडी बनी हुई है सोमेटिक सेल से बनी हुई है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो पूरा कंप्लीट सेल डिवाइड हो रहा है तो अब इसके अंदर जो माइटोसिस होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो म्योसिस होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। दोस्तों हेडिंग डालेंगे माइटोसिस डिवीज़न, और माइटोसिस डिवीज़न से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ए माइटोसिस डिवीज़न के बारे में। हालांकि इस पर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। जैसे दोस्तों कोई भी सेल है अगर वो ए माइटोटिकली डिवाइड हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। मतलब वहाँ पर कोई इस तरह की फेजेस नहीं आते जैसे माइटोसिस डिवीज़न के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ए माइटोटिकली अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब क्या होता है? इसके अंदर जो है ए माइटोटिकली डिवीजन ही हो देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कॉन्जुगेशन, जब पैरामीशियम में मैंने कॉन्जुगेशन बताया था तो उसमें क्या दिखाया था कि सेल जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो माइक्रो न्यूक्लियाई है, मेगा न्यूक्लियाई है, तो माइक्रो न्यूक्लियाई कैसे डिवाइड हो रही थी? ए माइटोटिकली डिवाइड हो रही थी। ठीक है, उसमें कोई भी इस तरह का फेजेस नहीं होते। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसमें क्या होगा? बेसिकली जब साइटोकाइनेसिस के प्रोसीजर के अंदर उसमें सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शंस के थ्रू जो है सेल दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे। मतलब प्रीफेरी से सेंटर की तरफ। ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्रीफेरी से सेंटर की तरफ होगा और इस तरीके से दो सेल्स बन जाती हैं। तो ये है ए माइटोटिकली डिवीजन। दूसरा है माइटोसिस डिवीजन। दोस्तों एग्जाम पेपर में माइटोसिस डिवीजन लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे, एग्जाम पेपर में म्योसिस और माइटोसिस इस पर लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी माइटोसिस पर पूछा जाएगा तो कभी म्योसिस पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम पेपर में अगर ज़्यादा मार्क्स कंज्यूम करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो 7.5 नंबर का है तो उसमें अगर आप 7 नंबर लाना चाहते हैं, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि कम से कम 9 नंबर आने चाहिए तो उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट और अच्छे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेज है तो प्रोफेज को ऐसे लाइन में लिख देंगे जैसे ये मैंने लिखा हुआ है इस तरह से, जबकि लिखना कैसे होता है? पॉइंट टू पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 1 पॉइंट ये होता है, ये जो है फर्स्ट फेज है, उसके बाद आप बताएंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं, प्रोफेज के अंदर किसी सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ये सब चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता। इसमें सिर्फ आपको प्रोफेज है तो प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं, मेन घटनाएं हैं उसको आपको लिखना होगा। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो सब आपको लिखना होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें और अच्छा डायग्राम बनाएं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे माइटोसिस डिवीजन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। दोस्तों माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज अगर आपको बताऊं तो जैसे कोई सेल है, अगर किसी सेल में सपोज करो 46 क्रोमोसोम है या डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड सेल है, अगर उसके अंदर माइटोसिस होगा तो वो सेल जो बनेगी वो आइडेंटिकल होगी। मतलब सेम जैसी जिस तरह अगर 46 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के अंदर तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। यही वहाँ पर माइटोसिस डिवीजन के अंदर होता है कि सेल पूरा का जो जैसा पहले वाला सेल है ऐसा ही दूसरा वाला सेल बनेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी साइज में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आइडेंटिकल सेल बनती है। तो इसमें माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और सोमेटिक सेल डिवीजन। अच्छा, इसको सोमेटिक सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? सोमेटिक का मतलब होता है सोमा। सोमा मतलब क्या है? बॉडी। ठीक है, तो सोमेटिक डिवीजन मतलब हमारी जो बॉडी सेल्स हैं दोस्तों, अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दिया जाए तो हमारी जो कंप्लीट बॉडी जो होती है वो उसमें कौन से डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल लीवर सेल है, अगर लीवर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन हो जाए तो क्या होगा, अलग अलग सेल बन जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब सेम टाइप की आइडेंटिकल सेल बनती हैं। और एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें सेल डिवीजन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो सेल डिवीजन बढ़ता रहे, ठीक है, जैसे सपोज करो आपको चोट लगी, किसी जगह पर चोट लग गई और वहाँ पर सेल डिवीजन होते होते वो जो है रिपेयर हो गया, रिपेयर होने के बाद भी अगर सेल डिवाइड होती जा रही है तो एक तरीके से क्या होगा, वहाँ पर गांठ बन जाएगी और उसी गांठ को हम कैंसर वगैरह नाम दे देते हैं। ठीक है, उसको हम कैंसर कह देते हैं। तो वहाँ पर कई सारे प्रोसीजर है सेल डिवीजन के, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। माइटोसिस डिवीजन में इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है और इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल सेल बनती है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो भी इक्वल ही रहता है, तो इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इन दिस मैच्योर सोमेटिक सेल्स डिवाइड इन सच एज वे दैट क्रोमोसोम नंबर इज कीप्ड कांस्टेंट, मतलब जितना क्रोमोसोम पहले वाले सेल में, पेरेंट सेल में होगा, उतना ही डॉटर सेल में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल इक्वल टू दीज आर प्रेजेंट इन सेल, सो द डॉटर सेल्स आर इक्वेशनली इक्वी क्वांटिटली एंड एज वेल एज क्वांटिटिवली, मतलब उसमें जो अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए का अमाउंट है या जितना भी है उसमें जितनी भी उसमें क्वांटिटी है वो सब का सब बिल्कुल सेम रहेगा, पेरेंट सेल के समान रहेगा। सो इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी, थोड़ा सा हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट के अंदर किसने डिस्कवर किया था माइटोसिस डिवीजन को? स्ट्रॉसबर्गर ने। एनिमल सेल के अंदर किसने किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, और टर्म यूज माइटोसिस किसने किया था? फ्लेमिंग ने। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, स्ट्रॉसबर्गर जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन की डिस्कवर किया था, और एनिमल सेल के अंदर किसने किया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, और टर्म यूज किसने किया था माइटोसिस का? फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटो मतलब थ्रीएड, ओसिस का मतलब स्टेट, तो मतलब इसमें थ्रीएड स्टेट आपको दिखाई देंगे, थ्रीएड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग, माइटोसिस की टाइमिंग कितनी होती है? दोस्तों जनरली ये डिपेंड करता है टिश्यू, आप कौन से टिश्यू को किस टिश्यू की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग टिश्यू के सेल्स की अलग अलग टाइमिंग होता है। ठीक है, हर सेल्स के अंदर अलग अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, तो इसमें जो है वेरी करेगा, इसका जो टाइमिंग होगा माइटोसिस का डिवीजन का वो वेरी कर देगा अलग अलग सेल में। अक्यूरेंस कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों सोमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और जर्म सेल्स के अंदर भी ये जो है पाया जाता है। ठीक है, अब इन प्लांट सेल्स के अंदर जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, जैसे रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, क्योंकि अपेक्स वाला जो पार्ट होता है उस पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, उसके अंदर जो है जनरली कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन। और हमारी बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोन मैरो के अंदर, स्किन के अंदर, इसमें कौन सा डिवीजन होता है? सोमैटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होते हैं, डिप्लॉइड सेल के भी अंदर होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल के अंदर। सपोज करो अगर हैप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो हैप्लॉइड सेल बनेगी, डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन हो तो डिप्लॉइड सेल बनेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आइडेंटिकल सेल बनेंगे। तो माइटोसिस के दो प्रोसीजर हैं, मतलब दो स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, नंबर सेकंड इज दैट साइटोकाइनेसिस। आफ्टर इंटरफेस, जब ये मतलब आपको ऑलरेडी मैंने सेल साइकिल के बारे में बताया कि इंटरफेस के बाद ही ये घटनाएं होंगी। ये जो माइटोसिस डिवीजन है, इंटरफेस के बाद जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, मतलब जिस समय सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है उस समय ये माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसीजर होता है। करेक्ट। तो टू फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस पॉइंट को भी नोट करना है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस के अंदर पहले उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होकर गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे कैरियोकाइनेसिस का प्रोसीजर होता है। दोस्तों जैसे कि आपको सिंपली पता है, और मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको अच्छे से याद कर लो, भूलो मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। अगर आप ये मतलब सेल का बिल्कुल बेसिक पार्ट है सेल डिवीजन, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, यही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। पहला, इट इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट फेज इन माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो दिखाई देने लगते हैं इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, एज शॉर्ट थिक, छोटे से, और थोड़े थिक मतलब मोटे से, और हेलिकली कॉइल्ड थ्रीएड की तरह।
ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही देखो इंटरफेज में ये सेल है और अर्ली प्रोफेज। हम क्या करते हैं, प्रोफेज को दो स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, एक अर्ली और एक लेट प्रोफेज। ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज का है और ये लेट प्रोफेज। इसमें क्या चेंजेस आए प्रोफेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेल्स जो है ये प्रोफेज को शो कर रही हैं, ये अर्ली प्रोफेज और ये लेट प्रोफेज। इसके अंदर आप क्या क्या देखते हैं और भी क्या क्या परिवर्तन या चेंजेस आते हैं। इच क्रोमोसोम्स स्प्लिट इनटू क्रोमेटिड्स। इसमें जो है जो क्रोमोसोम्स है वो दो क्रोमेटिड्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एंड जॉइनिड एट द सेंट्रोमियर, और जॉइंड हो जाता है सेंट्रोमियर से। आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर आप कहें न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगर क्योंकि आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हम इस समय यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस या गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्ट टू डिसअपियर या डिजोल्व होना स्टार्ट होती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। करेक्ट। एस्ट्रियोल रेज आर अपीयर। ये दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एस्ट्रियोल रेज, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं स्मॉल और फिर उसके बाद आगे चल के और भी दिखाई देगा, ये जो है स्टार्ट हो जाती है दिखाई देनी। तो एस्ट्रियोल रेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है अपीयर। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेज के अंदर, लेट प्रोफेज के अंदर आपको दिखाई देगा स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। ये थोड़ा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो पोल टू पोल वेरी करती हैं, जो पोल टू पोल लाई करती हैं, जिनके बीच में क्रोमोसोम्स नहीं आते, उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। मतलब इस पोल से डायरेक्टली जो है ये जाकर के इस पोल पर मिल जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये जैसे ये इसकी बात कर लेते, जो मतलब ऐसे फाइबर्स जिसके बीच में क्रोमोसोम्स नहीं है, वो डायरेक्टली पोल टू पोल लाई कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किसको बोलेंगे, जिसके बीच में जैसे ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर गया और उसके बीच में डायरेक्टली ये यहाँ पर क्रोमोसोम आ गया। तो अब ये इसके बीच में अगर कोई भी क्रोमोसोम्स आता है इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो ये चेंजेस आया प्रोफेज के अंदर। ठीक है, अब इसको आपको अलग ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये दोनों का मिला करके इसके अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। अब आपका हेडिंग हो जाएगा मेटाफेज। बट उससे पहले आप इस डायग्राम को नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि अभी यहाँ पर डायग्राम तो सेम यही रहेगा, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपको एक पेज पर बीएससी की अगर आप कॉपी खोलोगे तो उसमें एक पेज पर आपको पूरा का पूरा डायग्राम बना लेना चाहिए अच्छे से। और एक पेज में आपको पहले माइटोसिस डिवीजन को एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम कंप्लीट, और फिर उसके बाद आप प्रोफेज, मेटाफेज, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन, और लास्ट में सिग्निफिकेंस भी आपको नोट करना होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें दोस्तों। हेडिंग डालेंगे मेटाफेज। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर मेटाफेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं वही हमको यहाँ पर लिखना होगा एग्जाम पेपर में भी। फिर उसके बाद एनाफेज, फिर उसके बाद टीलियोफेज, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, अभी आप इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे भले ही हमने अपने मन में कंसेप्ट बना लिए हो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलियोफेज से कैरियोकाइनेसिस होता है, बट सेल के लिए कौन सा फेज, वो तो डायरेक्टली उसका तो एक ही टारगेट है कि मुझे एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनाना है, तो वो लगातार अपना डिवीजन करता रहेगा। ठीक है, सेल के लिए कोई अपने यहाँ पर भले ही मन में कंसेप्ट बना लिया हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, हमने क्या किया, उनके अंदर जो भी चेंजेस देखे उसी के बेस पर हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। प्रोफेज को हम ऑलरेडी हमने देख लिया है, अब हमारा टॉपिक है मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो डिसअपियर हो जाएगी या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीटली। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों के दोनों डिसइंटीग्रेट या डिसअपियर हो जाएंगे कंप्लीटली। उसके बाद आता है स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग। जो स्पिंडल फाइबर्स जो दोस्तों जो होते हैं वो एकदम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दीज फाइबर गेट अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स एट सेंट्रोमियर। पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़ा कंडेंस हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे और थोड़ा थिक हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रोमेटिन धीरे धीरे कंडेंस होकर ही क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से क्या होगा, देखो आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्स इन द सेंटर और ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, स्पिंडल जो है यहाँ पर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे और बढ़ता रहेगा प्रोसीजर। एट द एंड ऑफ मेटाफेज 2 क्रोमेटिड्स ऑफ इच क्रोमोसोम्स
आर स्टार्ट सेपरेटिंग। दोस्तों जो क्रोमोसोम्स के दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, दो क्रोमेटिड्स स्टार्ट हो जाएंगे सेपरेट होना, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अलग होने के लिए क्या ज़रूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी किसी भी चीज़ किसी भी एक्टिविटी के लिए, जैसा कि मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेना, मतलब ये पॉइंट एक तरीके से ध्यान रखने वाली बात है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर एटीपी का जो सिंथेसिस हुआ था सेल साइकिल के अंदर, जो हमने देखा था, वो एटीपी का सिंथेसिस यहाँ पर काम आएगा। जो भी वो एटीपी बनी थी वो यहाँ पर वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होगा। आगे आता है एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आता है, जब मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है तो अब ये रेडी हो जाता है एनाफेज के लिए। अब एनाफेज में कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है इंटरफेज का डायग्राम, जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये है अर्ली प्रोफेज, जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, धीरे धीरे जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर के धीरे धीरे यहाँ पर आप सेंट्रियोल दिखाई देंगे। आगे जैसे जैसे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। लेट प्रोफेज के अंदर आपने देखा कि पोल्स भी बन चुके हैं और स्पिंडल फाइबर भी दिखाई देंगे। फिर उसके बाद प्रो मेटाफेज, आगे जाकर के फिर आप देखेंगे यहाँ पर मेटाफेज के बाद आ जाएगा एनाफेज, और एनाफेज के बाद डायरेक्टली लास्ट में आ जाएगा टीलोफेज, ठीक है। तो इस तरीके से चार फेजेस में ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है, और एक सेल से यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सेल है वो डिवाइड होगी। अब यहाँ पर एनिमल सेल की, जब आप एनिमल सेल के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। प्लांट सेल के अंदर भी थोड़ा डिफरेंशिएशन, मतलब इन दोनों में अगर आप माइटोसिस के प्रोसीजर को देखते हैं तो वहाँ पर प्लांट सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब्सेंट है और एनिमल सेल में पाई जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जरूर है दोनों में, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। जो माइटोसिस डिवीजन के अंदर बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर सेल प्लेट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन होगा साइटोकाइनेसिस के दौरान, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रिफेरी से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन अगर सेंटर से प्रिफेरी की तरफ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके अंदर आप डबल वाल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा कि एनिमल सेल के अंदर जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर सेल वाल एब्सेंट होता है, तो उस पर कॉन्स्ट्रिक्शन किस टाइप का होगा, सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन, जो बिल्कुल प्रिफेरी से सेंटर की तरफ आकर के डिवाइड होगी। तो इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद तो ये एनाफेज के अंदर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एट सेंट्रोमियर एंड कोल्ड डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे ये अपोजिट स्पिंडल पर जो है मूव होना, ये जो है अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और उसके बाद डॉटर क्रोमोसोम्स अपीयर U, V एंड J shaped during their movement towards poles and it is shortest of the stage of mitosis। माइटोसिस की सबसे जो छोटी स्टेज होती है वो एनाफेज होती है। उसके बाद लास्ट में आता है टीलोफेज, ठीक है। ये चारों अभी तक हम देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, अभी हम न्यूक्लियर का डिवीजन देख रहे हैं। तो टीलोफेज के अंदर इट इज कंसीडर एज द रिजर्व ऑफ रिवर्स ऑफ प्रोफेज, जैसा कि प्रोफेज के अंदर जो हुआ था वही चीज़ें वापस से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको मैंने क्या कहा था कि प्रोफेज के अंदर कि ये जो है डिसअपियर होने लगता है, बट यहाँ पर अब दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, जो भी सेल ऑर्गन्स थे वो जो डिसअपियर हो गए थे वो दोबारा से रिवर्स में हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीलोफेज के अंदर जो है इट इज़ कंसिडर एज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स दोबारा से बनेंगे एंड क्रोमोसोम्स बिगिन टू लूज देयर कंपैक्ट स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम्स है वो जो है अपनी जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर है उसको लूज करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर ग्रेजुअली एंड लास्ट में दस फॉर्म द टू डॉटर न्यूक्लियाई आर एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। जैसा कि पेरेंट न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई थी जस्ट उसी तरह से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर सेल की इस स्टेज तक पहुँच गए हैं, तो अब हमें इसका जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, वो प्लांट सेल में अलग होता है, एनिमल सेल में अलग होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो इसको अभी फटाफट नोट करें दोस्तों। हेडिंग डालेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के अंदर बेसिकली होगा क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में थोड़ा अलग होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट प्रेजेंट होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल होता है, और एनिमल सेल में जो है
सेल प्लेट नहीं बनती है और इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। तो इसमें जो है सेंट्रीपिटल टाइप का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने से यहाँ पर ये जो है जैसे इसके अंदर बाहर से मतलब ये देख सकते हैं प्रिफेरी है, ये सेंटर है, यहाँ से इसमें जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इसके भी साइटोकाइनेसिस के भी पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन पेपर में लिखना होगा, तो आप इसको नोट करें। आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। A cell plate start appearing across the cell resulting in the separation of 2 daughter cells। तीसरा पॉइंट है इन एनिमल सेल इंस्टेड ऑफ सेल प्लेट, एनिमल सेल के अंदर सेल प्लेट की जगह एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप इन द मिडल ऑफ द सेल एंड कॉन्स्ट्रिक्शन डिपेंड्स एंड रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। फाइनली उसके बाद पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। दोस्तों माइटोसिस का प्रोसीजर खत्म हो चुका है, इसके अंदर हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस देखा, इंटरफेस वगैरह आप ऑलरेडी जानते ही हैं, वो मैं सेल साइकिल के बारे में बता ही चुका हूं। अब लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि हर एग्जाम पेपर में आप सिग्निफिकेंस अगर आपसे ना भी पूछा जाए तब भी आप इसको मेंशन करें, ताकि आपका पूरा पेज जो है आप मतलब जितने नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको सिग्निफिकेंस मेंटेन करना ही होगा, ठीक है, चाहे एग्जाम पेपर में ना भी पूछे। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, माइटोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, माइटोसिस से जो है 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। दूसरा है इन दिस प्रोसेस डीएनए द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्रोमोसोम जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन 2 न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई, जो नया न्यूक्लियस बनता है उसमें क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा पॉइंट है सभी के सभी पॉइंट्स देखना उसी की तरफ ही जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब कि एक ही बात को बोल देंगे बस थोड़ा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव द सेम कैरेक्टर्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ग्रोथ ये देखो अभी यहाँ पर ये चारों पॉइंट एक जैसे लगे, इसको थोड़ा अलग अलग व्यू में बोला गया है। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, तो इससे जो है ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि आइडेंटिकल सेल बनती हैं तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ होगा और रिपेयर भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीवर है, लीवर ऑर्गन है, अगर वो कहीं से ब्रेक हो गया, ठीक है, या कोई भी ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में काम आता है। तो रिपेयरिंग का या रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा ही होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो आप कमेंट में मेंशन करें, और ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपकी डायग्राम सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप इससे भी बेहतर डायग्राम कोशिश करें बना पाएँ, इंटरनेट से तस्वीरें ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको माइटोसिस बहुत ही अच्छी से समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हालांकि मुझे इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप YouTube पर देखेंगे और कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर डायरेक्टली आपको ये थ्योरेटिकल नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्टली एक अलग से वहाँ पर उनका अपना एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अच्छे से समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल है वो कैसे डिवाइड हो रही है, तो उनके पास वो पूरी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सेल डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं, तो सभी के सभी फेज़ वहाँ पर अलग से दिखाई देता है। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो था थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाय बाय, टाटा।